हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू, जो हमने यहाँ पे अपने पिछले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसका नाम था यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा अभी जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कि हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसमें फिफ्थ चैप्टर था हमारा यहाँ पे ये। इससे पहले की सारी चैप्टर्स के हम यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, जो भी उस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से यहाँ पे आए हुए हैं एग्जाम में, वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई सजेशन होता है, कोई कमेंट होता है, तो भी आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे जरूर कमेंट कर देना। साथ ही साथ आप अब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। दूसरी चीज, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, तो उससे आपकी यहाँ पे ऑन स्पॉट आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ और आपको जैसे पता है कि एक ही महीने में आपके यहाँ पे तीनों डिफेंस रिलेटेड आपके यहाँ पे पेपर आने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जैसे पता होगा कि एनसीईआरटी हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है अच्छे से, अगर आप अभी भी अगर कवर करोगे तो आप इजीली कवर कर सकते हो सारे एनसीईआरटी सीरीज को भी। ठीक है, तो हम लोग चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 59 पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो पेज नंबर है 59, और यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस का सेट दे रखा है बेसिकली। तो पहला आपसे पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको ना इसी में ही आपको दिखाते हुए चलूंगा साथ ही साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पे जब डिस्कस किया था, तो जो आपको फर्स्ट टू पैराग्राफ दे रखे थे ना, यहीं पे बेसिकली इसकी बात की गई है कि यहाँ पे रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की थी अपने यहाँ पे 1665 में। ठीक है, और कैसे डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो कॉर्क होता है यहाँ पे पेड़ का, उसके हेल्प से यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर है जो उन्हें देखने को मिल रहा है, वो हनीकॉम के आप बोल लो यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी ये इमेज के थ्रू समझाया था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनको ये सेल्स देखने को मिले थे। एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे हनी कॉम का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो वो आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खोज किसने की थी, यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी यहाँ पे इधर आ जाते हैं अपने यहाँ पे पीपीटी पे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे खोज किसने की है, यहाँ पे ये की है यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब की है, यहाँ पे 1665 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। और किसके हेल्प से करी थी, तो यहाँ पे ये इन्होंने यूज किया था यहाँ पे स्लाइस ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, साथ ही साथ इन्होंने खुद का डेवलप किया हुआ माइक्रोस्कोप से बेसिकली यहाँ पे ये चीजें आप बोल सकते हो, यहाँ पे इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो खुद ही ने यहाँ पे इन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था, जो इन्होंने डिजाइन किया था वैसे बोल लो। तो उसके हेल्प से यहाँ पे इन्होंने सेल की खोज की थी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे दिस वॉज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में लिखा हो वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, फिर दूसरी चीज यहाँ पे आपको सेल का पता होना चाहिए कि सेल एक बेसिकली लैटिन वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पे, जब हमने डिस्कस की थी यहाँ पे इस चैप्टर की थ्योरी। और जो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो याद रखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हनीकॉम के शेप में। ठीक है, तो हनीकॉम के स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो यहाँ पे उसको देखने को मिला था। ठीक, तो कॉर्क में आपको जो सेल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे, कैसे देखने को मिले थे, यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सिंपली बस यही पूछा गया था, वैसे तो सिर्फ ये पूछा था कि किसने डिस्कवरी की थी और कैसे की थी। ठीक है, तो बस ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनसीईआरटी में भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे वापस 59 पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, आप हम लोग यहाँ पे चैप्टर का नाम ही क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सिंपल सा, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, तो सेल बेसिकली आपका यहाँ पे हर एक टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी, आप यहाँ पे बात कर रहे हो किसी भी टाइप के आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर की, या फिर किसी भी टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म की, तो हर एक चीज में आपको यहाँ पे सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज तो आपकी यहाँ पे ये है।
दूसरी चीज देखो यहाँ पे याद रखना, अच्छा स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। तो सेल क्या बनाता है आपका, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो। फिर यहाँ पे आगे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आपके यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किया है कि आने वाले चैप्टर में, अगला जो चैप्टर है आपका यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे बेसिकली टिश्यू, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे कहते हैं टिश्यू, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ जो आप, अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये सब जो आपके टिश्यूज होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ एक फंक्शनल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे काम क्या होता है इनका बेसिकली, जैसे अभी हम जब टिश्यू पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सेल, हम लोग सेल को क्यों बोल रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्योंकि वो मिलके एक तो पहले टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ये टिश्यू बना रहे हैं ना, तो हर एक टिश्यू का खुद का एक फंक्शन होता है यहाँ पे बॉडी में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी की वजह से हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पे किस टाइप के आपको यहाँ पे फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला आपको यहाँ पे जैसे पता होगा, यहाँ पे वो होता है हमारा यहाँ पे रेस्पिरेशन, ठीक है। एक बार वापस से मैं लिख दे रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। फिर डाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करते हैं, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सब हम यहाँ पे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी ज़्यादा इस पे फोकस मत करना, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल से हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है। बहुत सारे सेल को अगर हम मिलाते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू ही जो होता है ना, वो हर एक टिश्यू बेसिकली, जो भी यहाँ पे टिश्यू बना, उसका कुछ ना कुछ एक फंक्शन होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को ना परफॉर्म कर रहा होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। क्योंकि इन द एंड, एट द एंड बेसिकली, अगर आप उस टिश्यू को तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको सेल ही देखने को मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सेल ही आपका बेसिकली क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और स्ट्रक्चरल है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये इस सब को मिला के एक आपका स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, हमें यहाँ पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिला था, ठीक है। तो यही बस पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड है। एज सच, क्योंकि आपका एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड आता है, तो उसमें एज सच क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके ऊपर। पर हाँ, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उसमें से कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीजें डिस्कस कर लिया। आपको यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए कि यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो फंक्शनल, आपका यहाँ पे कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और क्योंकि टिश्यू ये आपका सेल से बने हुए हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू बोलते हैं क्योंकि टिश्यू ये आपका सेल से बना हुआ है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सेल ही आपका क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में अगले क्वेश्चंस कहाँ पे है। तो अगले हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लोड हो रहा है एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेज नंबर 61 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो पेज नंबर 61, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस, ठीक है। तो देखो ये हमने यहाँ पे पिछले, जब हमने यहाँ पे थ्योरी की थी तब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर हम जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तीनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। और मैंने आपको यहाँ पे पिछली बार भी यहाँ पे बताया था, लास्ट बार यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब हम यहाँ पे बात करते हैं एनिमल सेल की, ठीक है, तो एनिमल सेल की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी होती है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो कौन सी होती है हमारी, यहाँ पे होती है सेल मेम्ब्रेन। जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट की, ठीक है, प्लांट सेल्स की, तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वो हमारी यहाँ पे कौन सी होती है, वो होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी प्लांट में, वो होगी सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो हमें यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बेसिकली आप बोल सकते हो, डबल लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो फर्क है यहाँ पे वो सिंपली ये है कि सेल मेम्ब्रेन आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और सेल वॉल आपकी यहाँ पे उसको रिजिडिटी आप बोल सकते हो या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, सेल वॉल जो होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे उसको बोलते हैं कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। वहीं पे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि उसके आर पार चीजें जा सकती है, जो भी वो अलाउ करता है वो पर्टिकुलर मैटर उसके आर पार जा सकता है, ठीक है। उसी केस में यहाँ पे आपका एग्जाम्पल होता है CO2 और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। और ये दोनों कौन से मेथड से हम जा सकते हैं बाहर, तो वो होता है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन से ही आपके यहाँ पे जो CO2 और यहाँ पे O2 है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन है, वो आपका अंदर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बात कर लो यहाँ पे वाटर की,
तो वाटर के केस में आपका कौन सा सिनेरियो आ जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस होता है यहाँ पे ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के केस में हम यहाँ पे सिर्फ वाटर को लेके चलते हैं, और दोनों में यहाँ पे क्या होता है, दोनों में यहाँ पे होता है कि हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से आपकी कोई मटेरियल लो कंसंट्रेशन पे जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो जैसे हमने यहाँ पे पिछली बार तीन प्रोसेस, हमने तीन सोल्यूशन बेसिकली देखे थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वगैरह। तो आपको ये चीज अच्छे से याद भी होंगी। तो अगर हम जैसे बात बात कर लेते हैं ऐसे हाइपोटोनिक की, ठीक है। तो हाइपोटोनिक हमने क्या देखा था कि जब हम यहाँ पे एक सोल्यूशन में एक सेल को डाल रहे हैं, तो आपका सराउंडिंग वाला जो सोल्यूशन है ना, सेल के सराउंडिंग है जो, वो उसका ज्यादा कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू सेल का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो आपका यहाँ पे वाटर बाहर प्रेजेंट था ना, वो आपका सेल में मतलब यहाँ पे आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन आपको बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, सेल में आपका यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस की वजह से जो पानी बाहर होगा, वो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन पे, तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर आता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेल आपका यहाँ पे फूलना शुरू हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा था सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो हाइपोटोनिक सुना था, यहाँ पे हाइपोटोनिक पढ़ा था बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि आपका यहाँ पे सेल क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले का जो सोल्यूशन होगा ना, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेल से। और अब इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा था कि यहाँ पे जो सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है। वहीं पे हाइपरटोनिक के केस में जो आप सोल्यूशन यूज करते हो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उसमें जो पानी होता है वो ज्यादा आपका अंदर से बाहर जाता है, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन सेल का ज्यादा होगा सराउंडिंग से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपका CO2 अंदर या बाहर जा रहा है ना, तो उस केस में जैसे CO2 क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है सेल की, यहाँ पे सेल में आएगा। तो सेल से आपका CO2 निकला, अब उसको यहाँ पे बाहर भेजना है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आप उसको बाहर भेज सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल के अंदर आपका यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है सराउंडिंग से, इसलिए CO2 खुद के खुद यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बेसिकली यहाँ से हटके वो बाहर चला जाएगा खुद ही, क्योंकि हाई कहाँ पे है आपका, हाई कंसेंट्रेशन सेल के अंदर है, सराउंडिंग में क्या है यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हाई से लो जाता है, डिफ्यूजन में अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो CO2 आपका यहाँ पे सेल से बाहर निकल के सराउंडिंग में आ जाएगा, ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आपको दे रखा है जैसे वाटर का। तो वाटर का भी सिनेरियो एग्जैक्ट सेम होगा, यहाँ पे आपका जैसे CO2 काम कर रहा है हाई से लो जाने पे, तो आपका वाटर का भी सेम होगा। यहाँ पे जो प्रोसेस ये यूज करेगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस, जो कि एक स्पेशल केस है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन का, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन आपका कहाँ होगा, यहाँ पे जब भी जैसे वाटर उसको चाहिए होगा तो बाहर आपका होगा। तो बाहर से अगर उसको अंदर चाहिए, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पे कि सराउंडिंग में आपका हाई कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो वाटर का यहाँ पे फ्लो होगा ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हम बेसिकली फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ मत समझना है, हम फ्लो की बात कर रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही मटेरियल जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के केस में वाटर मूव करेगा, डिफ्यूजन के केस में गैसेस O2 CO2 ऐसे ये सब मूव करते हैं, ठीक है। फिर अगले अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जब भी बात करें हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, तो तीनों ही जब भी हम यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो सबका मतलब यहाँ पे एक ही है, बस यहाँ पे नाम अलग अलग दिए हैं, ठीक है। पर आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्यों हम यहाँ पे इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है बेसिकली यहाँ पे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्ट करता है कुछ मटेरियल को अंदर बाहर जाने के लिए, ठीक है। हर एक को अलाउ नहीं करता है ये, कुछ मटेरियल्स को बेसिकली ये अलाउ करता है अंदर बाहर के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ओनली सर्टन मटेरियल, ठीक है, ओनली सर्टन मटेरियल्स आर अलाउड, आर अलाउड, ठीक है, ओनली सर्टन मटेरियल्स आर अलाउड टू मूव इन और आउट, ठीक है, टू मूव इन और आउट, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, टू मूव इन और आउट। यहाँ पे और लिख के कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि अब ये सिलेक्ट कर रहा है कुछ चीजों को और फिर उन्हीं को ही बस अलाउ कर रहा है आर पार जाने के लिए, हर एक मटेरियल को अलाउ नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अब जैसे किसको अलाउ कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 है, वाटर है, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे आप यूज कर रहे हो,
तो वापस से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है? और या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑस्मोसिस वाटर के केस में, ठीक है? तो वाटर के केस में आपका हो गया यहाँ पे ऑस्मोसिस, जो कि क्या है, यहाँ पे स्पेशल केस है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन का ही, ठीक है? दोनों में ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन फ्लो होता है, ठीक? तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया, अपने यहाँ पे ये वाले 2 क्वेश्चन भी अपने यहाँ पे हो गए हैं। फिर यहाँ पे हम चलते हैं आगे, 1 सेकंड देना। अ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेज नंबर 63 पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, ठीक है? तो ये आपको टेबल फिल करना है। यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि फिल इन द गैप्स और इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे ईज़ी रहेगा, यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ज़्यादा जगह है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइज़ इन्होंने खुद ही दे दिया है, तो ये सब जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में भी दिख रही है ना चीज़ें, ये सब आपको यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलनी है, ठीक है? आप अलग से सेपरेट नोट्स बना लो, या फिर जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, उसी के टॉपिक पे नीचे आप नोट्स डाल के उसके अंदर ही यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोकार्योटिक का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, और यहाँ पे ये 1 से 10 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूकार्योटिक सेल की, तो यहाँ पे इनका साइज़ क्या होता है, यहाँ पे लार्ज साइज़ होता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर रीजन की, ठीक? तो न्यूक्लियर रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रोकार्योटिक में हमने देखा था यहाँ पे कि इसमें न्यूक्लियर रीजन आपका अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम पुअरली डिफाइंड, ठीक है? अब यहाँ पे ये पुअरली डिफाइंड क्यों होता है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होती है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? एब्सेंट होती है क्या यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? तो इसी की वजह से हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, बेसिकली न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर रीजन जो होता है यहाँ पे, वो पुअरली डिफाइंड होता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एब्सेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे अगर आप ऊपर भी देखोगे तो आपको यहीं पे ही मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड। और यहाँ पे किसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे बैक्टीरिया दे रखा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रोकार्योटिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है? यूकार्योटिक मतलब होता है यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे उसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है आपको, ठीक? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बाकी आपको यहाँ पे दे रखा है यूकार्योटिक में कि वेल डिफाइंड आपका यहाँ पे सराउंडिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है इसमें। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था थ्योरी में भी, कि प्रोकार्योटिक सेल की जब भी बात करते हैं, तो क्रोमोसोम की जब भी बात करेंगे, तो एक सिंगल क्रोमोसोम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोकार्योटिक में। वहीं पे यूकार्योटिक में आपको एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ओवरऑल हमारे पास कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23 का यहाँ पे पेयर होता है, जिसपे से 22 हमारे यहाँ पे ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है? और एक हमारा जो होता है, एक हमारा होता है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? ये सब हम यहाँ पे पिछले वीडियो में थ्योरी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो वो जरूर देख लेना वो वीडियो पहले, ठीक है? अब उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या देखने को मिल रहा है, कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि आपके जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे राइबोसोम्स देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, ठीक? तो ओनली राइबोसोम्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, ओनली राइबोसोम्स बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। वहीं पे यूकार्योटिक में आपको जो सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, वो हर एक सेल ऑर्गेनल आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ पे ये एब्सेंट लिखा है, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट लिख रहा हूँ। इसका सिंपल मतलब यहाँ पे क्या है, कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इस केस में आपके यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपका राइबोसोम्स भी होगा यूकार्योटिक में, और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, पर प्रोकार्योटिक में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होगा, ठीक है? दूसरे नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उन्होंने खुद लिख दिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन किस किस में होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइजोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड, सब में आपका यहाँ पे आप मान सकते हो, आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होता ही है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम आपके यहाँ पे प्रोकार्योटिक में होंगे, बाकी आपके यूकार्योटिक में राइबोसोम्स भी होगा, प्लस जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी होंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे ही, ठीक है? अगले यहाँ पे पेज पे चलते हैं पहले तो यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा अपना पेज नंबर 65 पे,
ठीक है, तो पेज नंबर 65 में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे सेट दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अब विद देयर ओन मतलब है उनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि यहाँ पे वो डीएनए वगैरह अपना यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनके पास डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं उनके नाम बताने हैं जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स है। तो वो कौन कौन से हमने पढ़ा था, पहला था आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था यहाँ पे, दूसरा था आपका यहाँ पे प्लास्टिड्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी थ्योरी बता दे रहा हूँ बस। प्लास्टिड आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों ही आपके मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये एनर्जी को रिलीज करता है जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, और जैसे हम यहाँ पे एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे नोट्स वाइज 1 2 3 करके यहाँ पे मार्क करके दे रखा है। इसकी जरूर आप यहाँ पे इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव देयर ओन डीएनए, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉइंट 7 में जो मैंने मार्क कर रखा है कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, वही सेम चीज प्लास्टिड्स में। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे सिमिलर है, वो इसी केस की वजह से सिमिलर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये चीजें तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में ही लाइन में ही आपको दिख रही है। ठीक है, तो इन सब नाउ के अगले बारे में क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली। तो देखो, जब भी हमें आप बात करते हैं यहाँ पे डैमेज होने की, ठीक है, तो आपका यहाँ पे केमिकल और फिजिकल आप यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे। तो सेल जब भी आपका डिस्ट्रॉय होता है, मतलब यहाँ पे सेल के आपका यहाँ पे डैमेज हो चुका है, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे लाइजोसोम है, ठीक है, तो लाइजोसोम बेसिकली आपके यहाँ पे बस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिखते हुए भी चल रहा हूँ साथ ही साथ। तो लाइजोसोम्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बस्ट हो जाते हैं उस केस पे जब आपका यहाँ पे सेल क्या होता है, यहाँ पे डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लाइसोसोम के अंदर जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे उस सेल को। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल को। ठीक है, याद रखना, जो भी आपके यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो। तो जैसा आपको पता होगा कि लाइसोसोम के अंदर आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे यही एंजाइम बेसिकली यहाँ पे उस सेल्स को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पे लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो ये ही पर्टिकुलर एक रीजन है कि जब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, कि जब आपका सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके बाद आपके यहाँ पे लाइसोसोम बस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे एंजाइम जो उसके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है वो आपके निकलते हैं और यहाँ पे उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यही आपसे पूछा था कि क्या होगा, तो यही सब होता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। तो यहाँ पे यही सेम आंसर होगा इसका भी यहाँ पे, कि जब आपके सेल डैमेज होते हैं तो सेम केस में आपके यहाँ पे लाइसोसोम भी क्या होता है, यहाँ पे बस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वही सेम आंसर है बेसिकली इसका भी। ठीक है, तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बस्ट हो जाता है। तो जो इससे यहाँ पे एंजाइम्स निकलते हैं वो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे उस सेल को। ठीक, अब यहाँ पे इसको सुसाइड बैग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइसोसोम बस्ट होके आपके सेल को डाइजेस्ट करवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सुसाइड बैग्स के नाम से भी हम यहाँ पे इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम आंसर ही होगा यहाँ पे इसका भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। ठीक है, तो देखो, प्रोटीन सिंथेसिस जो आपका होता है यहाँ पे सेल में, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले चल रहा हूँ। तो यहाँ पे कहाँ होता है, ये होता है आपका यहाँ पे राइबोसोम्स में। तो हमने जब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे उसके दो पार्ट्स थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें ही आपको यहाँ पे ये राइबोसोम्स देखने को मिलते थे। ठीक है, तो जो यहाँ पे वो रफ क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि राइबोसोम्स उस पे प्रेजेंट थे। वहीं पे स्मूथ वाला स्मूथ क्यों था, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो अगर हम जब भी बात करेंगे राइबोसोम्स की,
तो यहाँ पे ये क्या, इसका फंक्शन ही क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। याद रखना कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, आप यहाँ पे इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, यहाँ पे राइबोसोम्स करते हैं। फिर उसको यहाँ पे पूरी बॉडी में कौन आगे यहाँ पे ट्रेवल करवाता है, या फिर आप बोलो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपका यहाँ पे काम करता है RER, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन किसका है यहाँ पे, प्रोटीन्स को। तो वो है आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और फिर आपका यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ। तो जो आपका SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका यहाँ पे काम क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे लिपिड को सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस करता है, बेसिकली यहाँ पे लिपिड का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, लिपिड्स को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इन दोनों की हेल्प से हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कुछ लिपिड्स, कुछ प्रोटीन बन के आपके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और यहाँ पे कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो बचे हुए जो कुछ होंगे वो आपके यहाँ पे हार्मोन्स की तरह या फिर एंजाइम की तरह आपके यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो ये सब हमने यहाँ पे अपने चैप्टर में यहाँ पे पढ़ रखा है अच्छे से। अगर आपने यहाँ पे अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं लास्ट बार यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ एक बार, ताकि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोर्स दिख जाए, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड ही। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे ही आपको दे रखा है कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। उसको आगे आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे RER कर रहा है। SER आपको यहाँ पे हेल्प करता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, यहाँ पे फैट पॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, जिसको हम बोलते हैं लिपिड्स, ठीक है, उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि ये कुछ लिपिड्स, कुछ प्रोटीन की हेल्प से हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे वो कैसे बनता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे प्रोसेस है, इसको याद रख लेना, पूछा जा सकता है। और दूसरा चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, कि बचे हुए जो कुछ प्रोटीन है दूसरे, ठीक है, साथ ही साथ जो लिपिड्स है, वो आपके यहाँ पे फंक्शन करते हैं एज एन एंजाइम या फिर हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। तो बीच में जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए इस चैप्टर वाले। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, ठीक है। तो देखो, जब हम यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लांट, ठीक है, और एक तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सेल की बात हो रही है, तो सेल भी चलो पूरा लिख दे रहा हूँ मैं। तो प्लांट सेल एक तरफ हमने लिख लिया, और एक तरफ हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, एनिमल सेल, ठीक है। तो देखो, पहली चीज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल वॉल दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि सेल वॉल क्या होती है, यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है। वहीं पे इस केस में यहाँ पे क्या होती है, ये एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर दूसरी केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो दूसरे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाइजोसोम की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। देखो, लाइजोसोम की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे आपको रेयरली देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेयरली क्या देखने को मिलेंगे, लाइजोसोम देखने को मिलेंगे। वहीं पे इस केस में एनिमल सेल के केस में आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, रेयरली प्रेजेंट और ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। फिर तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है जैसे न्यूक्लियस, ठीक। तो न्यूक्लियस केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में ही बेसिकली आपका यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। पर फर्क क्या है यहाँ पे, ये ध्यान से सुनना कि आपका प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना, वो आपका एक साइड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि वन साइड ऑफ सेल में आपका यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होगा। वहीं पे एनिमल सेल में जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, वो आपका यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सेल पे, तो दोनों में ही यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे याद रखना। पर यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। न्यूक्लियस आपका दोनों में ही प्रेजेंट है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि प्लांट सेल में आपका एक तरफ में आपको देखने को मिलेगा सेल के, और आपका एनिमल सेल में एकदम बीचों बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हो, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो, वो है आपका यहाँ पे वैक्यूल। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे वैक्यूल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में आपका यहाँ पे ये बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइज क्या होता है, यहाँ पे लार्ज साइज होता है। वहीं पे एनिमल सेल में इसका स्मॉल साइज होता है, ठीक है। और कभी कभी आपका इतना लार्ज साइज होता है, ठीक है, 50 to 90%, ठीक है, सेल का जो एरिया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल कवर कर सकता है प्लांट सेल में। हमने यहाँ पे ये डिस्कस भी किया है थ्योरी वाले पोर्शन में, ठीक है, वीडियो में। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगला हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया था प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, कि प्लांट सेल में ही बस आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में ही आपको सिर्फ प्लास्टिड दिखेगी, और इधर आपको यहाँ पे ये एब्सेंट हो जाएगी।
तो ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे थ्योरी में, और यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको यहाँ पे ये सब चीजें बताई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अपने अपने एक्सरसाइज वाले का। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपसे बोल रहा है कि हाउ इज प्रोकार्योटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकार्योटिक सेल। तो देखो ये तो आपका वही सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे, जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये अभी हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया था ना, वही सेम आप वहां पे भी लिख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में भी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज। तो साइज के केस में अच्छा पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे यू। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक में जो आपका यहाँ पे साइज होगा ना, वो आपका यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे स्मॉल रहेगा। वहीं पे यूकार्योटिक में जो आपका साइज होगा वो आपका कैसा रहेगा, यहाँ पे लार्ज साइज रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहली बात की है यहाँ पे साइज की, साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकार्योटिक सेल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। यूकार्योटिक सेल का साइज क्या होगा, यहाँ पे लार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली पॉइंट तो हमारा यहाँ पे यही हो गया। दूसरा हमें पता है यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन से रिलेटेड। तो न्यूक्लियर रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रोकार्योटिक में क्या होता है, यहाँ पे ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड आपका यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से ही हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लॉइड बोलते हैं। वहीं पे न्यूक्लियर रीजन आपका यूकार्योटिक में क्या होता है, यहाँ पे डिफाइंड होता है, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिफाइंड होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला हमने यहाँ पे देखा था क्रोमोजोम। तो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोजोम के केस में, तो प्रोकार्योटिक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिंगल क्रोमोजोम, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक से ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोर देन वन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे नोट्स बना लेना है इसके। फिर अगला जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनल के केस में। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल जो आपको यहाँ पे पता होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको यहाँ पे ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। जैसे एग्जांपल के केस में लाइजोसोम हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आप यहाँ पे कोई दूसरा भी ले सकते हो, गोल्गी अपैरेटस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके, सब आपको सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म आपका एक फ्लूइड होता है। तो ये सब आपके क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है, और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक फंक्शन होता है। तो सेल ऑर्गेनल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोकार्योटिक में आपको जो सेल ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपकी यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूकार्योटिक की, तो यहाँ पे जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगे, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा राइजोसोम। ठीक है, राइबोसोम। वहीं पे आपको यूकार्योटिक में देखने को मिलेगा राइबोसोम भी प्लस दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेम्ब्रेन बाउंड की बात हो रही है, तो मेम्ब्रेन बाउंड आपके कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल के केस में अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गए, फिर आपका गोल्गी अपैरेटस हो गया। ठीक है, वैक्यूल हो गया। तो यहाँ पे सब क्या होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रोकार्योटिक में आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तो बचा कौन सा, सिर्फ एक राइजोसोम बचा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होता है। फिर अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है या फिर टूट जाता है, जो भी आप बोल लो, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे ना सब्सटेंसेस के, वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या नाम से बुलाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बुलाते हैं, सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसका मतलब क्या था, हमने यहाँ पे जब क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे कुछ मटेरियल को अलाउ करता है यहाँ पे आर पार जाने के लिए। ठीक है, हर एक को अलाउ नहीं करता है, कुछ सर्टेन मटेरियल्स को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अलाउ करता है। तो जब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब क्या होगा यहाँ पे बेसिकली कि हर एक टाइप के मटेरियल, ठीक है, ऑल मटेरियल कैन मूव फ्रीली। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ऑल मटेरियल कैन मूव फ्रीली। ठीक है, तो ये अंदर बाहर इजीली यहाँ पे जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाता है या फिर ब्रेक डाउन, जो भी आप बोल लो, अगर ये हो जाता है, तो इस केस में आपके जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, कोई भी मटेरियल ले रहे हो, तो वो यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं इन या आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो मूव फ्रीली इन और आउट ऑफ द सेल।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट था, यही आपको यहाँ पे याद रखना था, क्योंकि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है कि कुछ मटेरियल को अंदर अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब कौन कौन से मटेरियल को अलाउ करता है हमने क्वेश्चन में भी देखा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब आर पार जाने के लिए यहाँ पे वो सब आर पार जा सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन से हेल्प से और ऑस्मोसिस के हेल्प से। तो ये सब हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होता है तो ये आपके जो लाइफ है बेसिकली सेल की, वो यहाँ पे कैसी होगी, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे पता है कि जो आपका गोल्गी अपैरेटस होता है, यहाँ पे मैंने थ्योरी में ही बताया था, आप इसको पोस्ट ऑफिस की तरह मान सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे बेसिकली जैसे पोस्ट ऑफिस आपका होता है कि वो डिस्पैच करता है यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे अपने यहाँ पे सामान को, तो वही सेम केस आपका गोल्गी अपैरेटस का भी होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी हम यहाँ पे इसको इस नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बेसिकली काम क्या क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है कि ये स्टोर करता है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो स्टोरेज यहाँ पे होती है। दूसरी चीज यहाँ पे पैकेजिंग करता है। ठीक है, तो पैकेजिंग करता है यहाँ पे। और तीसरा चीज अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। वहीं पे यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर भी करता है। मैन्युफैक्चर आपका बेसिकली क्या करता है, जैसे लाइजोसोम मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, या फिर आप बोलो यहाँ पे उसके बनने में यहाँ पे ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे आपका एग्जांपल है यहाँ पे लाइजोसोम। ठीक, तो यहाँ पे ये सब इसके यहाँ पे फंक्शन होते हैं कि यहाँ पे ये स्टोर कर सकता है चीज़ों को, पैकेज करके डिलीवर कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो पोस्ट ऑफिस का भी अगर आप ये काम देखोगे तो यहाँ पे पैकेजिंग डिलीवरी का जैसे गोल्गी अपैरेटस का मेन आपका यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो यहाँ पे आपकी चीजें बन गई है ना उसको पैकेज करके डिलीवर करना। ठीक है, डिस्पैच करना। तो हर एक पार्ट के मतलब हर एक बॉडी पार्ट पे यहाँ पे जहाँ पे भी जरूरत होगी तो उस तक पहुंचाने की यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होती है, यहाँ पे वो गोल्गी अपैरेटस की होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बस याद रख लेना है। तो अगर यहाँ पे ये आपका खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर इसका ये आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे देखोगे कि ना तो आपके यहाँ पे लाइजोसोम बनेंगे, और लाइजोसोम नहीं बनेंगे तो जो आपका सेल डैमेज है ना वो आपका यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइजोसोम ही आपके फट के बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो फट के डाइजेस्टिव एंजाइम आपका यहाँ पे रिलीज करते हैं, जिसके वजह से जो सेल होता है उसको वो एंजाइम डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम नहीं बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो भी आप सब्सटेंसेस देख रहे हो यहाँ पे वो डिलीवर नहीं हो पाएंगे, जो भी यहाँ पे बॉडी पार्ट को जो भी चीज जरूरी होगी तो वो आपकी यहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वो फंक्शनिंग करना भी बंद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरी चीज हो गई यहाँ पे कि ये स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आप यहाँ पे डिसेबल हो जाओगे। ठीक है, एक तरीके से आप यहाँ पे यही बोल लो कि आप यहाँ पे देखोगे कि अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होगा तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंसान जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो अपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। फिफ्थ आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो ये तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो कौन सा है आपका यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखो पावर हाउस ऑफ द सेल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और वही एनर्जी बेसिकली बॉडी पार्ट आपके यहाँ पे यूज करते हैं, बॉडी यूज करती है। जो आपका एटीपी होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो यही सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसको क्यों बोलते हैं पावर हाउस, वो इसलिए ही बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। अब देखो वही सेम चीज यहाँ पे वापस से आ गई है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही आपको यहाँ पे बताया था। तो देखो जब भी यहाँ पे बात होगी लिपिड के सिंथेसिस की, तो वो कौन सिंथेसिस करता है, यहाँ पे वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन की, तो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे वो आपका करता है यहाँ पे राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आपके करते हैं, जो कि आपके यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्रेजेंट इन आर ई आर। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका आर ई आर ही यहाँ पे करता है प्रोटीन सिंथेसिस, पर अगर आपको ऑप्शन में राइबोसोम सेपरेटली दे रखा है तो आप यहाँ पे राइबोसोम्स ही मार्क करोगे। ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे राइबोसोम्स का काम क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और आपका यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे
इन एट द एंड आप यहाँ पे इन दोनों को भी मिला के बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे ये कौन करता है, यहाँ पे ये करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये सब क्या है, ये बेसिकली आपके यहाँ पे टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे बोल सकते हो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और डीपली अगर पूछेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, राइबोसोम जो आपका आर में प्रेजेंट होता है वो आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो हमें जैसे हमें पता है कि आपका जो अमीबिया होता है वो बेसिकली आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से आपका यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे एक प्रोसेस आप यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे आपने थ्योरी वाले पार्ट में भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे यूज करता है फूड को लेने के लिए, वो है आपका यहाँ पे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसका बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, और वो यहाँ पे अलाउ करती है कुछ चीजों को अंदर बाहर आने में। तो उसमें से आपका एक फूड भी होता है, आप इस तरीके से समझ लो कि उसमें आपका एक फूड भी होता है, और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अंदर बाहर जाने वाले को, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है यहाँ पे एंडोसाइटोसिस, अमीबा आपका यहाँ पे यूज करता है ऑब्टेन करने के लिए आपका यहाँ पे फूड को। ठीक है, और वो इसलिए कर पाता है क्योंकि आपका सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, हर एक में आपका, हर सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन रहेगा, चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, और ये आपका हमेशा फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। ठीक है, और इसी की वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये इसके लिए ईजी हो जाता है बेसिकली यहाँ पे फूड को अंदर ले लेना अपने। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको बस पता होना चाहिए, और अमीबा आपका यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ना अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला आपको दे रखा है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो देखो ये तो हम अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लो ऑफ वाटर की, या फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर की, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑस्मोसिस कब बोलोगे, फ्लो ऑफ वाटर पे या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर पे, और कहाँ से कहाँ पे, तो वो होता है आपका यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CONC लिख रहा हूँ, मतलब कंसेंट्रेशन है, से लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली ऑस्मोसिस में, क्या हो रहा है आपका ऑस्मोसिस, एक तो हो गया यहाँ पे कि ये स्पेशल केस होता है। ठीक है, किसका होता है यहाँ पे स्पेशल केस, स्पेशल केस होता है आपका यहाँ पे ये डिफ्यूजन का। ठीक है, तो डिफ्यूजन का आपका ये स्पेशल केस है, और इसमें क्या हो रहा है आपका यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यही आपका क्या होता है यहाँ पे ऑस्मोसिस, हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसके केस में हमने यहाँ पे 3 सोल्यूशन पढ़े थे, यहाँ पे वो तीनों के नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ। पहला था हमारा यहाँ पे हाइपोटोनिक, दूसरा था हमारे यहाँ पे आइसोटोनिक, और तीसरा था हमारे यहाँ पे हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पे थ्योरी वाले लेक्चर में। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं 4 पील पोटैटो हाफ्स आपको दे रखे हैं, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इनके थ्रू आप यहाँ पे पोटैटो कप्स बना रहे हो, जिसमें से इन 4 में से एक आपका जो होगा वो यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो है। ठीक है, जब यहाँ पे आप, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो होगा तो आपके यहाँ पे उसमें डेड सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, जब यहाँ पे एक बार आपने यहाँ पे इसको बॉइल कर दिया तो यहाँ पे आपके जो सेल्स होंगे अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेड सेल्स हैं वो। ठीक है, बाकी सब आपके यहाँ पे, ठीक है, लाइव सेल्स आप यहाँ पे उसको एज अ काउंट कर सकते हो, पर बॉईल करने के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोटैटो का आपका यहाँ पे ये डेड सेल्स हो जाएंगे। ठीक, अब आपको यहाँ पे 4 दे रखे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स, कीप कप ए एम्प्टी, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी एंड टीस्पून सॉल्ट इन कप सी। फिर आपको लास्ट में दे रखा है पुट 1 टीस्पून शुगर इन दी बॉइल्ड पोटैटो कप डी। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको पहला दे पूछ रखा है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन दी हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। तो इसका ऑब्वियस सा आपका यहाँ पे रीजन है, वो है आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे अंदर आपकी यहाँ पे चीजें प्रेजेंट है, जैसे चाहे आपका शुगर है या सॉल्ट है कुछ भी है, तो यहाँ पे जो आपके सेल्स है ना वो अभी यहाँ पे क्या है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बेसिकली यहाँ पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे सेल्स हैं वो आपके किसकी तरह यहाँ पे एक्ट करेंगे, वो आपके यहाँ पे एक्ट करेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की तरह, जिसको हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे उनमें उन पर्टिकुलर पोटैटो कप्स में आपको यहाँ पे वाटर जमा हुआ है, मतलब वाटर दिखेगा बेसिकली। ठीक है, जमा हुआ नहीं पर वाटर आपको यहाँ पे उसमें दिखेगा। ठीक है, वो आपके यहाँ पे कंडीशन किस में है, यहाँ पे वो है बी और सी में, क्योंकि उसमें आपका टीस्पून ऑफ शुगर, टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ये सब आपका प्रेजेंट है, और यहाँ पे वाटर को आने के लिए भी उस पोटैटो में, उस पोटैटो कप में आपका कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे अगले की बात करते हैं, जो आपको दे रखे कि वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी
फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, वो इसलिए है बेसिकली यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो ए में आपको क्या बोला कि ए को खाली छोड़ दो, ठीक है, उसमें कुछ भी मत डालो। तो जब उसमें कुछ डाला ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो हमें कोई भी वाटर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखना। जब उसमें कुछ डला ही नहीं है तो हमें यहाँ पे नो वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे बस एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे। तो ऐसा सच आपको ये आएगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं। पर ये चीज बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो खाली कप है बेसिकली आपका जो पोटैटो से बना हुआ है, तो क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा सच आपने यहाँ पे डाला नहीं है, तो जिसके वजह से यहाँ पे ना तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन बन रहा है, ना ही आपका यहाँ पे कुछ दूसरा सोल्यूशन बन रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे कोई भी वाटर मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे ये हो गई। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन दी हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। अब ए वाला तो अभी आपको यहाँ सिनेरियो बता दिया कि ए में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ भी आपने यहाँ पे उसमें डाल नहीं रखा है यहाँ पे पोटैटो कैविटी में बेसिकली, तो यहाँ पे उससे वाटर मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे अगर हम डी की बात करते हैं, तो डी को मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये बॉइल्ड पोटैटो से बना है, ठीक है। तो जब ये बॉइल्ड पोटैटो से बना हुआ है, तो बॉइल्ड पोटैटो में अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे किस टाइप के सेल्स हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे डेड सेल्स, ठीक है। तो किस टाइप के यहाँ पे सेल्स है, ये है आपके यहाँ पे डेड सेल, ठीक है। और ये कैसे किससे बना था यहाँ पे, ये बना था आपका यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो से, ठीक। तो बॉइल्ड पोटैटो से बना है, इसलिए आपके यहाँ पे ये क्या हो गया, डेड सेल्स होगा, और डेड सेल होने की वजह से ये जो है आपका यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की तरह आपका यहाँ पे ये एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्रॉस भी लगा दे रहा हूँ, याद रख लेना, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है ये चीजें। फिर अगर हम इसमें ही आगे बात करते हैं, तो इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऑस्मोसिस भी होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो नो ऑस्मोसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया यहाँ पे। फिर अभी हम यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दे रखा है एक्सरसाइज में। तो वो आपका यहाँ पे होने वाला है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो देखो अभी हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको ऊपर ही दिखा दूं, मैंने लास्ट टॉपिक आपको यहाँ पे करवाया था। तो जो आपका यहाँ पे रिपेयर वगैरह के लिए यहाँ पे यूज होता है, वो आपका होता है यहाँ पे मिटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पे आपको बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक आपका मदर सेल होता है, उससे आपके दो सेल बनते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डॉटर सेल बोलते हैं, और वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे इसमें हेल्प क्या है बेसिकली, यहाँ पे काम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपेयर करने का काम करते हैं और ग्रोथ का काम करते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे मिटोसिस है, यहाँ पे ये काम करता है। वहीं पे जो आपका यहाँ पे मियोसिस है, यहाँ पे ये आपका काम करता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाले केस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे बात की थी कि सेल डिवीजन का बेसिकली आपके यहाँ पे तीन सिनेरियो आपसे बन सकते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे जैसे ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के बाद दूसरा आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो होता है रिपेयर। तीसरा आपका यहाँ पे क्या होता है, तीसरा आपका यहाँ पे होता है हमारा रिप्रोडक्शन का केस, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि पहले जो दो कंडीशन है रिपेयर और ग्रोथ, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिटोसिस के हेल्प से। वहीं पे जो आपका रिप्रोडक्शन वाला सिनेरियो है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मियोसिस के केस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यहाँ पे ये डायग्राम जरूर याद रख लेना, इसके थ्रू आप बहुत इजीली इन दोनों प्रोसेस को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे मिटोसिस में एकदम आइडेंटिकल बनते हैं डॉटर सेल, और सिर्फ दो बनेंगे। वहीं दूसरे केस जो है आपका यहाँ पे मियोसिस, वहाँ पे चार बनते हैं, दो नहीं बनते, और यहाँ पे वो आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो ये सब चीजें, ठीक। और यहाँ पे मीटोसिस में एक और चीज याद रख लेना, मीटोसिस में आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना, वो यहाँ पे सेम होंगे। वहीं पे जो आपका मियोसिस है, वहां पे जो नए आपके सेल्स बन रहे हैं ना, उनका जो क्रोमोसोम होगा वो आपका यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है, हाफ होगा मदर वाले सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बड़ा वाला सेल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये होता है मदर सेल, और ये छोटे छोटे ये जितने हैं ये सब आपके यहाँ डॉटर सेल। तो डॉटर सेल का यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो आपके यहाँ पे हाफ होंगे मदर सेल से, ठीक है। किस केस में, यहाँ पे म्यूसिस के केस में। और मीटोसिस के केस में क्या होंगे, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने यहाँ पे क्वेश्चंस थे, ठीक है, चाहे एक्सरसाइज के थे या फिर बीच में जो क्वेश्चन आए थे, सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर से यहाँ पे आए हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जहाँ पे आपसे बायोलॉजी में बेसिकली यहाँ पे सेल डिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। हम अब यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, और ये सीडीएस टू 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे सिर्फ 5 जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 5 जो आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मार्क कर रखा है, इसी के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे बता सकते थे। जैसा मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं सेल की, तो उसमें जो वैक्यूल का साइज होगा ना, वो आपका यहाँ पे बड़ा होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे बाकी चीजों से।
और खासकर प्लांट सेल की जब बात करेंगे तो वो आपका यहाँ पे वैक्यूल का साइज आपका लार्ज होगा और एनिमल सेल में आपका यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस आपका ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे बाकी में देखो आपको यहाँ पे ये न्यूक्लियस दे रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस दे रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस दे रखा है, तो न्यूक्लियस आपका यहाँ पे होगा जिसमें आपको ये डॉट दिख रही है यहाँ पे, ये चीज प्रेजेंट हो, तो यही आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ये न्यूक्लियस होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वैक्यूल आपका यहाँ पे क्या नंबर 5 है। तो इसी से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे, वो था आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। अब मान लो अगर आपको यहाँ पे ये चीज नहीं पता थी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखो 2 लेयर दे रखी है। तो जब 2 लेयर दे रखी है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये आपको एक प्लांट सेल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आपको दे रखा है और एक 2 दे रखा है, तो 2 आपको सेपरेट लेयर दे रखी है। तो आपकी ये जो बाहर वाली है, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में कि आपका यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सेल वॉल आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर आपकी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है। वहीं पे सेल की जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 1 हो गया आपका सेल वॉल, 2 हो गया आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो उससे भी आप यहाँ पे देखो ए को हटा सकते थे इजिली। फिर अगर हम यहाँ पे बाकी में बात करते हैं तो बाकी तो चलो आपको सेम दे रखा है। फिर थर्ड की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो थर्ड का अगर हम बात करें तो थर्ड आपका है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ ट्यूब शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको कोई सेपरेट बता नहीं रखा है कि यहाँ पे ये क्या रफ है या फिर स्मूथ है। बस आपको यहाँ पे शेप्स के थ्रू आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ना बुक में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके थ्रू आपको यहाँ पे ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। कि कौन सी चीज आपका कौन सा सेल ऑर्गेनल आपको यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलता है सेल में, ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो राइबोसोम्स, सॉरी यहाँ पे हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें आपको ये डॉट डॉट दिख रही है, तो यही बेसिकली आपके यहाँ पे ये रफ आपके हैं ये राइबोसोम्स, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख पाओगे ये स्मूथ है यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे कोई भी डॉट डॉट्स आपको देखने को नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और एक चीज और याद रख लेना कि यहाँ पे सबसे छोटी अगर कोई सेल सेल ऑर्गेनल आपसे कोई पूछता है, तो उसका आंसर भी होगा यहाँ पे क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये सब आपको चीजें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे अपना आंसर क्या था, यहाँ पे सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसी के थ्रू आप यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे इसको हटा सकते थे। और बाकी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैक्यूल की और न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे शुरू में ही आपको मैंने बता दिया कि वैक्यूल के थ्रू ही आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते थे। फिर अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ सेल ऑर्गेनल, और उसके साथ आपको यहाँ पे बताना है कि उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का आपका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। तो आपका डी तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस दे दिया है। फिर जब हम यहाँ पे अभी टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी जो आपके टिश्यूज होते हैं। तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता चलेगा, पर आपको वैसे नॉर्मल चीज में भी पता होगा, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना। तो ए और बी अभी तक हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सी और डी हमारा यहाँ पे गलत हो चुका है। फिर राइबोसोम्स, अभी हमने यहाँ पे कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि राइबोसोम्स का काम क्या है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करना। और आर ई आर जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो उसने प्रोटीन बनाए राइबोसोम से उसको आगे यहाँ पे फॉरवर्ड करना बाकी बॉडी पार्ट्स पे। तो यहाँ पे बी इसलिए गलत हो जाएगा और ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। अब मैंने जब आपको ये थ्योरी कराई थी तब मैंने आपको कुछ अलग से कुछ चीजें बताई थी। उसमें मैंने आपको बता रखा था कि इम्यूनाइजेशन आपका यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे आपके यहाँ पे एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट हुक। तो आपके यहाँ पे सेल डिस्कवरी के लिए हम यहाँ पे इनको जानते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आपसे बोला जा रहा है क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ऐड क्या होगा यहाँ पे, एंड होगा यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज आपके यहाँ पे बार बार पूछे रहे हैं और यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब तो हमने यहाँ पे अच्छे से ये सब डिस्कस भी कर चुके हैं। और यहाँ पे 46 होते हैं क्रोमोसोम, पेयर होता है 23, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिससे आप यहाँ पे बेसिकली मेल फीमेल बता पाते हो, बॉय गर्ल, ठीक है। ये सब तो ये सब भी हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखो नेक्स्ट आपका वही वापस से यहाँ पे आ गया कि आपको एक बैक्टीरिया दे रखा है जिसका यहाँ पे क्या होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और इसलिए यहाँ पे इसमें सिर्फ डीएनए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है विदाउट प्रोटीन। और इस रीजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लॉइड। और अभी अभी मैंने इसी क्लास में आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जैक्ट सोर्स
मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। फिर आगे आपसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो सेल वॉल हमें पता है यहाँ पे कहाँ पे एब्सेंट होगी, वो होगा आपका यहाँ पे एनिमल। ठीक है, तो एनिमल आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा होगा, वो है आपका यहाँ पे टेप वॉर्म। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है कि टेप वॉर्म आपका क्या होता है यहाँ पे, वो होता है आपका एनिमल। मशरूम की बात करें तो वो आपका यहाँ पे क्या होता है, मशरूम आपका होता है यहाँ पे फंगाई। और डाई एटम आपका होता है एल्गे। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन द नॉर्मल सेलाइन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन टू द ब्लड, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ा ही हिंट दे दिया यहाँ पे कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इन्होंने यहाँ पे खुद ही बोल दिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर इन्होंने आइसोटोनिक सोल्यूशन का हिंट नहीं दिया होता, डाइल्यूट आपको दिख रहा होता, तो उस केस में सेल क्या होता है यहाँ पे, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। यहाँ पे अगला आपसे बोल रहा है कि इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमने हमें अभी अभी हमने इतनी बार पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और इसीलिए हम लोग अब लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लियोइड भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस के पास क्या होती है, यहाँ पे उसकी खुद की यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो पहला तो गलत हो गया। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। अब आपका ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों के पास आपकी यहाँ पे खुद की मेम्ब्रेन होती है। और वो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दोनों के पास खुद की मेम्ब्रेन है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 20 करेक्ट है। सी आपसे बोल रहा था यहाँ पे कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डज नॉट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन, तो ये गलत है आपका। फिर डी आपसे बोल रहा है कि दोनों ही यहाँ पे सराउंड नहीं करते, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर तो हम इतनी बार पढ़ ही चुके हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे आपसे बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पे याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के अबाउट यहाँ पे बात हो रही है, और वो भी करेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला भी आपसे दे रखा है कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, वैसे सेल वॉल होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट बोला है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि सेल वॉल आपकी बनी होती है यहाँ पे सेलुलोज से। ठीक है, ना कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, वो आपकी बनी होती है यहाँ पे प्रोटीन प्लस लिपिड्स। ठीक है, ये तो हम इतनी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। जो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेसिकली यहाँ पे बन के आ रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक में जो राइबोसोम है, वो आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर भी आपसे बोल रहा है इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आपकी गलत है, क्योंकि हर एक के लिए बेसिकली यहाँ पे ये नहीं है परमिएबल स्ट्रक्चर। फिर सी आपसे क्या बोल रहा है कि इट इज फ्लेक्सिबल एंड enables द सेल टू इंगल्स मैनी मटेरियल। अब आपका ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, और वो यहाँ पे आपके हेल्प करती है कुछ मटेरियल को अंदर लेने के लिए। जैसे फूड की अगर हम बात करते हैं अमीबा के केस में, तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया जैसे फूड। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था अभी एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे वो एंडोसाइटिस का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू यहाँ पे वो ले लेता है। तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से वो ले पाता है, क्योंकि आपका जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो अलाउ करती है इंगल्ज करने के लिए मैनी मतलब कुछ मटेरियल्स को। ठीक है, फिर डी आपसे क्या बोल रहा था कि डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रखा है डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, ये सब आपका यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप यहाँ पे नाम दे दो, ये दोनों ही प्रोसेस को यहाँ पे अलाउ करती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये तो हम इतनी बार यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और इन दोनों में बेसिकली यहाँ पे सिमिलैरिटी यहाँ पे यही है कि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनिमल प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड आपका सिर्फ और सिर्फ एनिमल सॉरी प्लांट में प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। कौन सा, प्लास्टिड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बाकी तो हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। अब यहाँ पे अभी अभी हमने इतनी बार यहाँ पे डिस्कस किया, तो ऑस्मोसिस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे वाटर फ्लो होता है, और वो भी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फुली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, ना ही आपका सेल वॉल होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे, हाई से लो होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एन एंटीबॉडी एन एंटीबायोटिक is not useful against a virus whereas a vaccine is, which one of the following is most appropriate reason for this। ठीक है, तो एंटीबायोटिक यहाँ पे क्यों यूजफुल नहीं होती है वायरस के अगेंस्ट, बल्कि यहाँ पे वैक्सीन हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला आपसे बोल रहा है एंटीबायोटिक कैन ब्रेक आरएनए ओनली वेयर एज वायरस हैज डीएनए। ठीक है, दूसरा आपसे बोल रहा है एन एंटीबायोटिक
is a carbohydrate in its chemical nature, whereas a vaccine is a protein which works well to kill a virus. तो देखो यहाँ पे याद रखना कि वैक्सीन किल नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऐसी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है या फिर आप बोलो हेल्दी करती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे उस वायरस के थ्रू आप लड़ते हो, पर वो कभी भी वायरस को किल नहीं करती है डायरेक्टली, आप यहाँ पे ये चीज नहीं बोल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे बी तो ऐसे ही गलत हो गया। सी आपसे बोल रहा है कि ओनली वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस, ठीक है। फिर आपसे डी क्या बोल रहा है, अ वायरस डज नॉट यूज अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल pathways which can be blocked by an antibiotic, but a vaccine can boost an immune system to fight the virus। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था यही आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, डी ऑप्शन। तो जो आपका यहाँ पे बेसिकली वायरस के खिलाफ जो आप यहाँ पे यूज करते हो वैक्सीन वगैरह, तो ये सब आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के काम आती है, ना कि वायरस को किल करने के लिए। बट एट द एंड इनडायरेक्टली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके जो वायरस होता है वो बॉडी से हटता है, तो वो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इनकी वजह से हट रहा है, पर वो किल करने के लिए नहीं होती है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ वैक्सीन नहीं होती है जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ब्रेक करती है वायरस के, और भी आपके यहाँ पे बायोकेमिकल जैसे पाथवेज आपको यहाँ पे दे ही रखा है बेसिकली यहाँ पे, तो वो भी सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको दे रखा है एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स। अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी आपको दे रखा था एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक आप ऐसे समझ लो आप यूज करते हो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि बैक्टीरिया को आप अलाउ नहीं करने देना चाह रहे हो यहाँ पे, क्या किस चीज में, तो वो आप यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हो उसको सेल वॉल बनाने में, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि हम यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन के हम यहाँ पे बैक्टीरिया में रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एंटीबायोटिक्स आपका बैक्टीरिया के अगेंस्ट यहाँ पे यूज होता है, और वो क्यों यूज होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक्टीरिया को रोकना है उसकी खुद की सेल वॉल फॉर्मेशन से, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे याद रख लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया था, और दूसरा क्या था यहाँ पे, वो था आपका यहाँ पे प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पे इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा सेम स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी वाले में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसका आंसर क्या है यहाँ पे, मेम्ब्रेस वेसल्स, ठीक है। ये हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है यहाँ पे, जो आपका क्लोरोफिल है बेसिकली यहाँ पे, तो क्लोरोफिल जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये आपका किससे एसोसिएटेड होता है, ये आपका होता है यहाँ पे मेम्ब्रेस वेसल से। और जो यूकार्योटिक में होता है वो आपका यहाँ पे एसोसिएटेड होता है यहाँ पे प्लास्टिड से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में यहाँ पे दे रखा है ना, वहीं पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्टार मार्क मैंने कर रखा है, तो यहाँ यहीं से बेसिकली क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेस वेसल्स। अब एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, अभी यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे देख पाओगे एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है साइंस में, आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज सुसाइड बैग। अभी हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस भी किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइजोसोम। कि जो भी आपके यहाँ पे सेल आप बोल सकते हो डैमेज होते हैं, तो वहां पे आके जो आपका लाइजोसोम होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बर्स्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो कि यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे उस सेल को। तो इसलिए हम यहाँ पे लाइजोसोम को बोलते हैं यहाँ पे सुसाइड बैग्स, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो देखो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, वो है आपका यहाँ पे सेल वॉल। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस किया है यहाँ पे कि सेल वॉल आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्लांट सेल में, ठीक है। सेल वॉल हो गया या प्लास्टिड हो गया, ये सब आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, बाकी सब आपके यहाँ पे एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरीड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो हमें यहाँ पे क्या पता है यहाँ पे कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ पे मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस करता है यहाँ पे, एकदम करेक्ट है। पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम कौन करता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करना, वो आपका होता है यहाँ पे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे RER में, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये चीज आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करेगा, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे हट जाएगा, ये इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है। बाकी सब आपका यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटीज है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो देखो डाइजेस्टिव एंजाइम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो, यहाँ पे लाइसोसोम होगा, क्योंकि बर्स्ट करने पे यहाँ पे लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है जो कि यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेता है सेल्स को जो डैमेज होते हैं, ठीक है। ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इसका यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली जो होते हैं यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं यहाँ पे सब यूनिट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो डीएनए होता है, तो यहाँ पे उसकी जो सब यूनिट्स है मतलब उसका जो पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से याद रखते हैं ना कि यहाँ पे पार्ट्स को बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइडेड बाय। तो ये हमने यहाँ पे देख रखा है वैक्यूल वाले टॉपिक में। तो वैक्यूल्स बेसिकली यहाँ पे रिजिडिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे वैक्यूल में आपको दिखाई देता हूँ, तो हमें यहाँ पे लास्ट में देखने को मिला था यहाँ पे क्या वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको यहाँ पे रिजिडिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख भी पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि आपके जो यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं, ये आपके यहाँ पे देख पाओगे, ये मार्क कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज भी। फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हाई कंसंट्रेशन देन द सेल। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पढ़ रखे हैं तीन सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक की जब हम बात करते हैं तो हाइपोटोनिक में जो सराउंडिंग का कंसंट्रेशन होता है वो आपका हायर होता है एज कम्पेयर टू सेल वाले से। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो आपका सेल होता है ना वो यहाँ पे वाटर को गेन करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे सेल होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये आपका कौन सा कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपको मतलब क्या है यहाँ पे कि डाइल्यूट सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ये सब याद रखनी है, ये सब चीजें। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे आपका जो सेल है वो आपका गेन करेगा वाटर को। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल टू इट सरफेस। तो यहाँ पे इतनी बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका यहाँ पे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसको यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करता है आर ई आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है द यूकारियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो देखो जब भी यहाँ पे बात करेंगे यूकारियोटिक के केस में तो आपका डीएनए और प्रोटीन दोनों रहने वाला है। पर जब हम बात करते हैं जैसे आपका यहाँ पे जिसमें प्रोकारियोटिक का केस हो गया जैसे, तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डीएनए आपको देखने को मिलेगा, पर आपको यहाँ पे प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सीडीएस में भी आया था, अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे कराया। तो इसका आंसर क्या है आपका यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सेल वॉल आपका, सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब आपके यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। बाकी लाइजोसोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक रिस्पेक्टिवली। तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले अभी आपको मैंने दिखा चुका हूँ यहाँ पे यूकार्योटिक के बारे में। तो यूकार्योटिक में आपको डीएनए भी देखने को मिलता है, प्रोटीन भी देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेसिकली उसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्रोमैटिन, ठीक है। वहीं पे जो आपके प्रोकार्योटिक होते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे प्रोकार्योटिक में आपका हो जाएगा न्यूक्लियोइड और यूकार्योटिक में आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रोमैटिन। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे लाइसोसोम्स आर सेक्स ऑफ सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे किससे सिंथेसाइज होते हैं ये, तो ये होते हैं आपके यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अगले हो क्वेश्चन जाएगा। पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस इन यूकारियोटिक सेल हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम एंड प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि क्रोमैटिन जो होते हैं यहाँ पे यूकारियोटिक में आपको देखने को मिलता है, और वहां पे आपका क्रोमैटिन में आपको देखने को मिलता है डीएनए भी और प्रोटीन भी, ठीक है। और वो केस होता है आपका किसमें, यूकारियोटिक में। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोकारियोटिक की, तो उसमें सिर्फ डीएनए देखने को मिलता है, उसमें अनडिफाइंड आपका यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन होता है, और वो आपको यहाँ पे कहाँ उसका नाम क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोइड। तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस तो दे ही रखा है, पर बाकी आपके चार ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया।
तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, जिसका खुद का डीएनए भी है और यहाँ पे राइबोसोम्स भी है और यहाँ पे वो प्रोटीन को भी बना सकता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे एटीपी। तो एटीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। ये सब आपके यहाँ पे एनर्जी होती है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, एटीपी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो पीवाईक्यू के थे, साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपको बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे थे या फिर एक्सरसाइज के आखिरी में जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसमें दे रखे थे, तो सब हमने यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको कुछ भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके आप यहाँ पे अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछते रहते हैं, तो उसकी ऑन स्पॉट आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। फिर अगर आप यहाँ पे पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।